और उस पर शासन करते हैं। शासन और शोषित कार्यक्रम चलता रहता है। मैं यहाँ बात करूँगी समाज की या कहें कि दुनिया की आधी आबादी की, जो कि स्त्रियाँ हैं, जिसको लेकर के पुरुष सत्ता कहें या पुरुष मानसिकता के जो लोग हैं वो हमेशा उसे समाज में द्वयम दर्जे पर रखते हैं या समाज में उनका द्वयम स्थान है। इस पे तो सब जानते हैं कि स्त्री अस्मिता के लिए या दलित भी अपनी अस्मिता के लिए या जो हाशिए पे लोग हैं आदिवासी भी अपनी अस्मिता के लिए लगातार मुख्य धारा से लड़ रहे हैं। मगर इसके अलावा स्त्रियों के कुछ बिंदु हैं जिस पे हमेशा विवाद होते हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। तो मेरा सबसे पहला बिंदु है कि स्त्री का राजनीति में किस तरह से स्त्री का हस्तक्षेप होता है या स्त्री राजनीति में किस तरह से आती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी बात रखूँगी, अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट मेरा है मैं रखूँगी। तो आप लोग प्रश्न उत्तरी में इसको और विस्तार दीजिएगा ताकि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको और ज़्यादा समझने में ये होगा, ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले तो स्त्रियों को कहा जाता है कि स्त्रियाँ अराजनैतिक हैं और स्त्रियाँ राजनीति में अपना हस्तक्षेप बहुत कम करती हैं या राजनीति में वो बहुत कम आती हैं। अभी पिछले दिनों ही 33% आरक्षण पे जो संसद में जो एक ये बिल पास होने वाला था, जो कुछ मुद्दों के लिए या कुछ कारणों से रुका हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्री आंदोलन का जो सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो स्त्री को वोट का अधिकार मिले या उसको राजनीतिक रूप से नागरिक माना जाए, इसलिए उसकी सबसे पहली लड़ाई होती है। और ये मूल रूप से एक राजनीतिक लड़ाई ही है, राजनीतिक के प्रतिरोध में ये लड़ाई लड़ी जाती है ताकि स्त्रियों को अपने नागरिक होने का अधिकार मिले। दूसरी लड़ाई भी इसी तरह से श्रम को लेकर के, जो स्त्रियां श्रम को समान विभाजन होना चाहिए, श्रम का मूल्य समान मिलना चाहिए, उसके लिए भी दूसरी जो लड़ाई लड़ी गई वो भी राजनीति परिप्रेक्ष्य पे ही लड़ी गई। और आगे हम बात करें तो सामाजिक राजनीतिक तो इसे कह ही सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों के बलात्कार पर जब बात होती है, भ्रूण हत्या पर बात होती है, तो ये समाज से बाहर किसी लोक या किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं है, ये हमारे समाज की बात है। तो चूँकि समाज की बात है तो इसको राजनीति में रखना ही होगा। अब ये राजनीति के मुख्य धारा का काम है कि ये कितना स्त्री के मुद्दों को राजनीति में रखती है, कितना नहीं रखती। क्योंकि अभी हम पिछले दिनों मणिपुर की घटना देखते हैं, उस पर लगभग 2-3 महीने के बाद ही उस पर कुछ चर्चा होती है जब वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। ऐसे वो राजनीति पक्ष दबा दिया जाता है। तो ये तो हुआ कि राजनीति में स्त्रियों को जगह मिलती है कि नहीं। दूसरा एक आक्षेप लगता है कि स्त्रियां खुद राजनीति में कितना भाग लेती हैं। स्त्रियां जब अगर बैठती हैं तो राजनीति के बारे में बात करती हैं या कि नहीं करती हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियों का जो काम है, जो वर्किंग वुमेन है, वो पहले क्या होता है कि उनको डबल मेहनत करना पड़ता है। घर के सारे काम करने के बाद ही उनको राजनीति पे या किसी भी अपने काम के बारे में, अपने बाहर काम जो करती हैं उनके बारे में उनको ध्यान देना पड़ता है। तो उनको उसके साथ घर का काम, हम अगर घर में पूछते भी हैं तो कहा जाएगा कि आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी घर के सारे काम करके फिर आप उसको निभाइए। कोई बोलता नहीं है मगर अंडर स्टोर्ड है, स्त्रियां भी खुद समझती है कि नहीं हमको करके ही जाना है सारा कुछ। हम अगर वर्किंग भी हैं तो नहीं हमको, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम सबको इग्नोर कर सकते हैं मगर अपने बच्चे को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और चूंकि बच्चे के लालन पालन में माता की भूमिका कम से कम 70 या 80%, तो यहाँ पर स्त्रियाँ अगर बात करेंगी या उनका बात का जो दायरा होगा, क्योंकि वो घरेलू काम में उनका अधिक श्रम जाता है, अधिक दिमाग से सोचती हैं घरेलू काम के बारे में। वो अगर वर्किंग भी है तो सोचना पड़ेगा कि हमको अभी बच्चे को लाने जाना है, घर में जा करके हमको ये सब काम करना है, तो वो बात क्या करेंगे इस पर। फिर इस पर बात आती है कि कई पुरुष कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोका किसने है, वो लोग तो काम कर ही सकते हैं। तो इस पर मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। मैं महादेवी वर्मा का भी एक कोटेशन को व्याख्या करके बताऊंगी, मगर एक छोटी सी घटना है कि किसी भी चिड़िया को अगर एक पिंजड़े में रखा जाएगा और बहुत दिनों के बाद अगर उसको उड़ने के लिए दिया जाएगा तो वो
शायद अपनी उड़ान भूल चुकी हो। यही स्थिति स्त्रियों के साथ है। आज स्त्रियों को हमको लगता है कि लगभग 60% होगा या उससे भी ज़्यादा कहें कि उनको छूट दिया गया या उनको अब कोई रोकता नहीं है, मगर उनके जो मानस में पीछे से बना हुआ है कि हमको मेरा दायित्व है, मेरा एक ऐसा दायित्व है, मुझे घर के सारे काम करके जाना है, मुझे आगे बढ़ना है तो घर को भी लेके चलना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर आक्षेप लगेगा। बहुत से पुरुष ऐसे नहीं करते, वो छोड़ देते, मगर उनके अंदर जो बना हुआ है, एक बोध बना हुआ है, वो अभी तक उनके अंदर से जा नहीं पाया। तो इसके लिए स्त्रियों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और खुद ही सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना। महादेवी वर्मा ने यहाँ कहा था कि जो सदियों से चली आ रही मानसिकता में स्त्रियां बंधी हुई हैं, उससे वो निकल नहीं पा रही, उससे निकल करके वो अपने बारे में या स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पा रही है। तो इसमें ऐसा एक सवाल आप लोग के सामने है कि ऐसा क्या करें स्त्रियां, ऐसा कैसा मतलब प्रमुखता दें या कैसे विचार विमर्श रखें कि उनके सामने भी राजनीति पे वो बात कर सके, ऐसा उनके सामने माहौल कैसे क्रिएट हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि नहीं राजनीति पे बात नहीं करती हैं, समाज पे बात नहीं करती हैं, अर्थशास्त्र अपवाद हो सकते हैं, मगर अधिकतर स्त्रियां अपने बच्चे, घर में क्या खाना बनेगा, सास ससुर, साड़ी, यही से बात करती है। तो इसको लेकर के एक बात है। दूसरा मेरा पॉइंट है, ये भी विवादित पॉइंट है, इसलिए मैं इसको रखना चाहती हूँ कि स्त्री की देह को लेकर के इतनी सारी बातें की जाती हैं हमारे समाज में कि स्त्री उस बोध से इतनी अपने आप को हीनता बोध मान लेती है कि वो उससे मुक्त नहीं हो पाती है। तो क्योंकि कोई भी स्त्री अगर आगे बढ़ रही है, उसके पास अगर कुछ है, वो अपना जो उसके पास टैलेंट है या जो उसके पास गुण है, उसके कारण वो आगे बढ़ती है, तो पुरुष लाख प्रपंच करके उसको हरा नहीं पाता है, तो अंततः वो उसके देह और उसके चरित्र पर बात करता है। तो इससे स्त्रियों को मुक्त होना होगा, ये करना होगा, इग्नोर करना होगा कि अगर बात हो रही है तो उसको एज यूजुअल ले लेना होगा कि चलो ऐसी बातें हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, हाँ बलात्कार और ये सब जो मानसिक उद्वेलन के है, ऐसी घटनाओं में निकलना उबरना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर मैं कहूँगी कि अगर रात चलते हम चल रहे हैं और कोई हमें टोंटिंग कर दे या कोई हमारे देह पे बोल दे, तो हमें उसको लेकर परेशान नहीं होना है, हमें उसको इग्नोर करके चलना होगा। खुद देह से मुक्त होंगे, खुद देह की सोच से मुक्त होंगे। अब ऐसा नहीं है कि देह मुक्ति का मतलब है कि हम संभोग के लिए प्रस्तावित हो जाए। कविता है सविता सिंह की किसकी कविता है, वहाँ वो लिखती है कि वहाँ वो कहती है कि पुरुष सोचते हैं कि अच्छा है स्त्रियाँ मुक्त हो रही हैं, मिल सकेंगी संभोग के लिए, मतलब आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। तो देह मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम संभोग के लिए अपने मन से जो करें वो नहीं, अपनी सोच के कारण हम, क्योंकि हमारी जो सोच है कि नहीं हमें हमारे देह पर, हमारे शरीर पे, हमारे चरित्र पे कोई बात करके हमारी जो गुणवत्ता है या हमारा टैलेंट है उसको क्यों कोई नीचा दिखाना चाहता है, तो इससे हमको मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि पुरुष के पास मान लीजिए एक ब्रह्मास्त्र ही है कि अगर किसी को अच्छी नौकरी या कुछ मिल जाता है तो वो उसके पीछे गढ़ लेते हैं कहानी जो वो गढ़ना चाहते हैं, या जो वो अक्सर जानते हैं कि हाँ स्त्रियाँ इनके अंदर तो कुछ होगा नहीं, ये ऐसे करके आई होंगी। ये रहा एक बात। तो तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम अक्सर कहते हैं कि पुरुष सत्ता में जो अधिकार में है, मतलब पुरुष हैं तो वो शासन कर रहे हैं, तो स्त्रियों को वो दबा रहे हैं, स्त्रियाँ नहीं सोच पा रही हैं। तो मातृसत्ता में भी जब स्त्रियाँ शासन कर रही थी तो वो भी ऐसा सोचती होंगी, मगर ऐसा नहीं है। मैंने एक दो जगह पढ़ा तो मैं देखी कि पुरुष सत्ता और मातृसत्ता में एक अंतर तो मुझे मूल रूप से दिखाई दिया कि मातृसत्ता में जो संपत्ति होती थी वो कबीले की संपत्ति होती थी, और अक्सर आज जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो आपकी संपत्ति की लड़ाइयाँ हैं। एक बार मृत्युंजय सर मैत्री पुष्पा पे एक कार्यक्रम कराए थे कलकत्ते में, तो मैं वहाँ थी, तो मेरा रिसर्च उन्हीं पे है। तो मैंने मैत्री पुष्पा से पूछा था कि आपके उपन्यास में ये सब जो पात्र आते हैं, इनकी ये जो घटनाएं दिखाई जाती हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये सब तो कथा बुनने के लिए है, मूल कारण है कि संपत्ति का अधिकार चाहिए। वहाँ एक घटना है कि एक विधवा जो है वो एक नाजायज बच्चे, मतलब कि एक बच्चे की माँ बनने वाली रहती है, और गांव वाले उसे क्या करते हैं कि आत्महत्या उसकी कर देते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा होगा उसमें संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए उसकी आत्महत्या कर दी जाती है। तो मूल कारण संपत्ति का ही है। और इस मातृसत्ता में क्या होता है
कि ये संपत्ति कबीले की, पूरे कबीले की संपत्ति, मगर पुरुषों द्वारा अधिक श्रम के बाद जब संपत्ति का निजीकरण होने लगा तो पुरुषों ने सोचा कि हमको स्त्री गर्भ को, क्योंकि अपने निजी संपत्ति के लिए उन्हें एक वंशाधिकार या उत्तराधिकार की जरूरत थी, तो उन्होंने स्त्री गर्भ को मतलब कब्जे में या उस पर एक अधिकार करने की बात की। अभी पिछले दिनों ही कहीं चर्चा हो रही थी कि स्त्री गर्भ पे जब वो एबॉर्शन के लिए उनको छूट मिली है कि नहीं, वो अपने मन से एबॉर्शन करा सकते कि नहीं। अभी हम लोग 29 तारीख को बात करेंगे शिवमूर्ति के ये पे, तो उनका भी एक लघु उपन्यास है जिसमें कुछ चीज जो है वो अपने गर्भ के लिए वो कहती है कि मेरा शरीर है तो गर्भ भी मेरा होगा, मैं चाहूँ तो रखूँ, मैं चाहूँ तो नहीं रखूँ, तो इसकी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। तो पुरुषों ने क्या किया कि उसके गर्भ पे अधिकार किया और धीरे धीरे स्त्रियां जो हैं वो चार दीवारी के अंदर आती गई। और सुचिता का मामला जो है, जो आज भी हमको दिखाई देने में मिलता है कि कोई पुरुष हमें कुछ कह दे या कोई कह दे तो उसके पिता, पुत्र और पति जो है उसके रखवाले होते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि स्त्रियां स्वतंत्र अभी भी नहीं है समाज में। तो ये मुझे समझ आया कि सुचिता का मामला और गर्भ पे एक अधिकार का मामला है, क्योंकि आगे उनकी निजी संपत्ति का उत्तराधिकार कोई दूसरा मतलब उन्हीं का वारिस बने, इसलिए पुरुष सत्ता इस मातृ सत्ता से ज्यादा मतलब शोषित और ज्यादा दमित है स्त्रियों के लिए। ये बात तो हो गया। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, चौथा पॉइंट है मेरा कि स्त्री और बाजार को लेकर के एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो मुक्त तो हो रही हैं, सामंतवादी पुरुषवादी मानसिकता से मुक्त हो रही हैं, मगर वो वहाँ से मुक्त होकर के वो बाजार के गिरफ्त में आती जा रही है या बाजार के चुंगल में आती जा रही है। आज भी जितनी भी कुछ भी अगर कुछ भी ऐड आता है या कुछ भी मतलब ऐड किया जाता है तो वहाँ पर स्त्रियों को ही एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनके ऐड की बिक्री हो, और इसके लिए उनको मतलब कि नुमाइश करनी पड़ती है अपने शरीर की। बहुत सारा ऐसा बाजार चला हुआ है। तो ये बाजार के कारण जो है स्त्रियों का जो एक स्त्रियों का सम्मान मिलना चाहिए या उनकी मुक्ति होनी चाहिए, उसको यहाँ पर स्त्रियाँ मतलब इसको स्त्रियों को ही देखना पड़ेगा कि वो कितना अपने आप को, ये तो सबके लिए है कि बाजार आपके ऊपर कितना हावी होता है और आप बाजार से कितना बच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अंतिम जो मेरा ये बिंदु है अंतिम मेरी, वो मैं साहित्य से लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ समाज और साहित्य में स्त्री के बारे में है। तो साहित्य में मैं तो बहुत विस्तार से जाऊँगी नहीं क्योंकि समय की एक सीमा है। तो साहित्य में क्या है कि 80 के दशक के बाद विमर्श, स्त्री विमर्श आता है। उससे पहले साहित्य में स्त्री चेतना तो दिखाई पड़ता है, मगर वहाँ स्त्रियां मुखर रूप में नहीं आती। मगर 80 के बाद का जो हमारा ये होता है, जितनी भी रचनाएं होती हैं, वहाँ स्त्रियां मुखर रूप में और बोल्ड रूप में आती हैं। उनको जो कहना है वो कहती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि देह पे ही लिखा जाता है साहित्य या इस तरह की बातें होती हैं। तो स्त्री की जब बात होगी, स्त्री घर परिवार में बात करेगी, तो स्त्री की देह पे भी, स्त्री अपने बारे में जब बात करेगी तो देह पे भी तो बात करेगी। सब काल्पनिक या मतलब हवा में तो बातें होंगी नहीं। तो इसलिए जो 80 के दशक के बाद स्त्रियाँ आई, मैत्री पुष्पा आई, बाकी बहुत सारी रचनाकार हैं, चित्रा मुद्गल हैं, ये लोग जब लिखती हैं तो वहाँ पर एक मुखर स्वर हमें नजर आता है। ये सिर्फ स्त्री विमर्श में नहीं, विमर्श के दौर में, दलित विमर्श में या आदिवासी विमर्श में ये मुखर रूप हमें दिखाई पड़ता है। मगर अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी, हंस का एक ऐड आ रहा था, क्योंकि हंस की सेमिनार हो रहे हैं, तो उसमें मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया जहाँ लिखा हुआ था कि विमर्श का आक्रामक दौर चल रहा। मतलब विमर्श भी इतना हावी हो जा रहा है कि वो अति हो जा रही है। फिर विमर्श भी अगर हो रहा है तो हमारे अंदर इतनी उदारता नहीं बची है कि हम अपनी कमियों को और सामने वाले की अच्छाइयों को स्वीकार कर पाएं। इसीलिए हम विमर्श के ये पे आक्रामक होते जा रहे हैं। ये धर्म में भी है, ये जाति में भी है। जहाँ पर उच्च श्रृंखला की बात आ जाएगी वहाँ ये चीज़ें हैं कि हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को हम सिरे से दरकिनार करते हैं।
मेरा बस इतना ही कहना था, बाकी आप लोग के सामने आप आजकल साहित्य में विमर्श जो चल रहा है उसमें पुरुष मानसिकता शब्द इतना ज़्यादा हावी है कि समाज के अंदर पुरुष मानसिकता आ गई है, या जैसे लगता है गाली सी लगती है। कहीं भी विमर्श होती तो पुरुष मानसिकता अपने आप में गाली बन चुकी है। जिसके अंदर पुरुष मानसिकता है वो गाली से उसको विभूषित किया जाता है। पुरुष से पुरुष मानसिकता की अपेक्षा नहीं करेंगे, क्या स्त्री मानसिकता की अपेक्षा करेंगे उससे? पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या स्त्री मानसिकता, अगर हम विमर्श को ही लें तो स्त्री मानसिकता है उसको तो हम गाली जैसा नहीं लें, उसको संकुचित कह सकते हैं, उसको छोटी बुद्धि वाली कह सकते हैं, लेकिन कभी गाली जैसा नहीं होता स्त्री मानसिकता, क्योंकि उसके भी अपने एक और स्त्रियों में भी क्या पुरुष मानसिकता हावी नहीं है? मेरा ये प्रश्न। देखिए, कल ही जब हम यात्रा कर रहे थे, हम इधर मधुकरपुर की तरफ आ रहे थे, तो हमने ट्रेन में कुछ विचार विमर्श किए थे और हमारे विचार विमर्श के केंद्र में यही था कि हमें परंपरा से जो शब्द मिले हैं, पुरुष मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, जो रूढ़ से रूढ़ी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें? जैसे पुरुष मानसिकता का मतलब है कि जैसे ब्राह्मणवादी मानसिकता है तो ये दलितों में भी हो सकती है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। मनुवादी मानसिकता में भी यही हो सकती है। तो पुरुषवादी मानसिकता कहने का मतलब ये रूढ़ी शब्द हो चुका है कि जो शोषण करता है उसको लेकर के यहाँ बात की गई है। आप सही करें, हम लोग भी बात कर रहे थे तो कोई ब्राह्मण होगा तो उसको गाली ही लगेगा, इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये जो पुरुषवादी मानसिकता है ये गाली के रूप में आपने ठीक कहा, मगर इसमें अभी शब्द क्या आ रहे हैं इसको हमको एक बार देखना होगा कि नए तरीके से हम रूढ़ी शब्द से आगे हम मतलब जो आज के समय में जो, क्योंकि गाली अब लग रहा है तो अब नया कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो इस पर हमारी कल बातचीत हो रही थी। और दूसरी बात कि हाँ, स्त्रियां भी उसको पुरुष मानसिकता तो अब क्योंकि वो गाली लग रही है तो अब उस पर तो बात नहीं करेंगे, मगर स्त्रियां भी शोषण का एक मुख्य बिंदु है। इसका एक कारण है क्योंकि स्त्रियों को शुरू से वो खुद ही शुरू में सिखा दिया जाता है। पुरुष, जबकि कहा जाता है कि गांव में तो पुरुष बाहर ही रहते हैं, स्त्रियां घर में रहती हैं, स्त्रियों को कौन देख रहा है, उनको कौन बता रहा है, कौन लेकर रहा है, मगर उनको सिर्फ हिंट दे दिया जाता है या शुरू में ही बता दिया जाता है, या कभी इशारे में ही अब जा रहे हैं साथ में बोलेंगे ऐसे कर देंगे कि घूंघट नीचे करके चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो, मतलब इशारे में ही बता देते हैं और वो उनको अपना लेते हैं। और यहाँ सामने समाज में आता है कि स्त्री की दुश्मन है, स्त्री नहीं ऐसा किया। और जो पुरुषवादी समाज है वहाँ स्त्री का एक खाका बटा हुआ है, पुरुषों का बटा हुआ है। आज जब स्त्रियाँ मतलब वर्किंग हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तब वो चाह रही हैं कि समान श्रम, जो घरेलू श्रम भी है वो समान रूप से हो, मगर एक खाका बटा हुआ है। जैसे कि वही बोलियों की बात हो रही थी कि स्त्रियों के लिए हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हाँ वो ऐसी ही रहेंगी, एक स्त्री लंबे बाल रखेगी, साड़ी पहनेगी, इस तरह से ही एक स्त्री। और पुरुषों का भी वैसा ही खाका बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को ही पॉलिश किया गया, पुरुषों को भी उसी तरह से मतलब नरिश किया गया है कि वो उसी तरह के मानसिकता में स्त्रियों को दमित होने के लिए और पुरुषों को शोषण करने के लिए ही ये जो ब्रिंगिंग की गई है उनकी, वो इसी तरह से की गई है कि वो इस तरह से मतलब उनका जो परवरिश होता है उसमें यही सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है। दो विपरीत चीजें आप कह रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष को भी ट्रेन किया गया है, हाँ। तो पुरुष को किसने ट्रेन किया है? ये सामंतवादी मानसिकता तो स्त्री या पुरुष दो ही तो हैं उसमें। हाँ। तो फिर किसने पुरुष को पुरुष को भी, क्योंकि देखिए ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि कभी कोई घटना हो जाती है, छोटी छोटी घटना हो जाती है तो स्त्रियां रोने लगती हैं, मगर पुरुष को नहीं रो सकता है, उसको घर संभालना है, उसको देखना है, सब चीज़ देखना है, इसलिए वो नहीं रो सकता है। तो ये जो हम लोग को सिखाया जाता है अभी तो कई पीढ़ियों से यही सिखाया जा रहा है, तो इसी से पुरुष भी इसी तरह से निर्मित है। मान लीजिए कि किसी को काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता है, वो अपना घर का पालन पोषण नहीं करना चाहता है, तो उस पुरुष को नकारा, नालायक और ना जाने क्या क्या कहा जाए।
मैं इस प्रश्न का एक उत्तर देना चाहूँगी। ये हम नहीं, उत्तर तो अभी उन्हीं को देंगे। और एक क्या है कि जैसे स्त्रियां जो हैं मैं समझा। वो जितना भी बोल्ड हो जाए, जितना भी कुछ हो जाए, तो उनको कहा जाएगा कि देखो, हाँ कहो जाओ। अभी तो इनसे हो जाए तो फिर आप स्त्रियां अगर बोल्ड रूप में आती है या स्त्रियां घर संभालने लगती है तो कहा जाता है कि नहीं देखो ऐसा करेंगे। अभी समय बदल रहा, मगर एक पुरुष को भी स्त्रियोचित बनने का उतना ये नहीं है, वो रो नहीं सकता है। और एक स्त्री अगर मतलब स्ट्रांग होकर के आगे जाकर बढ़ती है तो स्त्री उसको भी उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ठीक। हाँ, हाँ अशोक भाई बोलो। सबसे पहले तो आपका जो ये विमर्श था, संवाद था, बहुत ही अच्छा लगा। आपको धन्यवाद अच्छे संवाद के लिए। और दूसरे जो तमाम विषय निकल करके आए, बेहिचक आपने नारी की स्थिति पर, पुरुष की स्थिति पर, हमारी आजकल से लेकर के आप जो चर्चा की बहुत ही प्रभावकारी रही। यहाँ नारी और पुरुष इस सृष्टि की दोनों शक्तियाँ बैठी हैं। ये जो कि हम पुरुषवादी विचारधारा की या कि स्त्रीवादी विचारधारा की, ये जो आपस में झगड़े जैसी स्थिति है, ये वास्तव में हम नर और नारी गाड़ी के दो पहिया के समान है। एक पहिया के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। हम इस स्थिति में हैं कि स्त्री को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसकी शुरुआत, इसके लिए कोई पुरुष न उसका दोषी है न नारी दोषी, दोनों जब बराबर है तो हमारे प्रभु भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का दर्शन दिया है, आधा नारी का आधा पुरुष का उन्होंने दर्शन दे दिया। तो यहाँ अर्धनारीश्वर का बैठा हुआ है। स्थिति यह है कि आज जो सबसे मूल बात हमारी बहन के हृदय में भी उत्तर उमड़ रहा था, उत्तर वहाँ से आना है, लेकिन यहाँ से उत्तर उमड़ रहा था। अशोक जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न वो उत्तर आपको देने नहीं की है, प्रश्न यही है कि इस अभी जैसे कि हमारे राजकुमार भाई ने कहा, तो मूल इसका दोषी कौन, पुरुष या स्त्री? कि स्त्री उपेक्षित हो रही, इसका दोषी कौन? हमारी समझ से उत्तर तो आपकी तरफ से आना चाहिए। स्त्री कम दोषी नहीं है। बेटे के होने पर सोहर गाई जाती है, बिटिया के होने पर आज तक लेकर के यहाँ पर कवि समाज भी बैठा हुआ है, आपने सोहर क्यों नहीं लिखी आता बेटी के लिए? उन घरों में बधाइयाँ क्यों नहीं बरती बेटे के लिए? नंदलाला के जन्मोत्सव तो मनाए जाते हैं, सीता का जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाया जाता? नवरात्र में हम दुर्गा पूजन तो कर लेते हैं, किंतु बेटी के जन्म होने पर जैसे मातम जैसा छा जाता है। इसके मूल कारण में दहेज में ज्यादा होगा। दहेज की हत्या के लिए, दहेज के लिए आवाज उठनी चाहिए। ये पुरुषवादी संस्कृति समाप्त हो जाए, मेरी समझ। चलिए आपकी राय ले ली जाए। मेरा इस पे एक मतलब 2 लाइन का ही उत्तर समझ लीजिए, आप उसी से समझ लीजिएगा कि कैसी विषम स्थितियाँ हैं। जिस दिन भारत में या पूरे विश्व में स्त्री का बलात्कार, मणिपुर जैसी घटनाएं, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के लिए स्त्रियां जलाई जाती हैं, ये जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि स्त्री पुरुष जो है वो बराबरी पर आ गए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद ही कह रहे हैं कि सोहर क्यों नहीं गए, मतलब लड़की के जन्म पर खुद ही ये बात कर रहे हैं, फिर एक तरफ कर रहे हैं दोनों पहिया के दो, एक गाड़ी के 2 पहिए, तो ये 2 बात तो आप खुद ही कह दे रहे हैं, तो मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं। वही बात बचा है। चलिए मुझे कुछ प्रश्न नहीं पूछना है। ये कोई प्रश्न है हमारा? तुम्हें और प्रश्न कोई पूछना चाहे पूछे। नहीं, प्रश्नकर्ता को डांटा न जाए। किसी को प्रश्न करना है तो करें, हाँ सही कोई नहीं, पूछिए। समय ज्यादा हो तो हम बोलने दीजिए ना। आप हाँ क्या, वो एक्चुअली मुझे प्रश्न नहीं, जगह आपको उत्तर देना है। मुझे एक्चुअली प्रश्न नहीं है मेरा, वो जो इन्होंने कहा ना, तुमने उत्तर दिया, उसी का मैं पूरा कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है। ये बात जो आपने उठाई है, जो भी यहाँ बात आई, स्त्री पुरुष, यहाँ दोष हम किसको दें? मुझे लगता है कि ये समय दोष देने का नहीं है। बहुत आगे स्त्रियाँ निकली हैं, जो संघर्ष हमारे पुरखिनों ने किया था। हमने आज़ादी पाई। और जब तो ये बोलना भी गलत लगता है कि आज़ादी पाई, ये शब्द भी तब भी बोलना पड़ता है ये शब्द, क्योंकि जितना मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। ये जो आप
कह रहे, आपने जो प्रश्न उठाया कि स्त्रियां तो खुद जो ध्वनि पूरे बात से निकल कर आई कि स्त्री खुद स्त्री की शत्रु है। हम लोग भी कहते हैं कि जितना दमन परिवार में एक स्त्री दूसरी स्त्री का करती है, अगर स्त्री चाहे तो किसी स्त्री का शोषण नहीं हो परिवार में, कोई पुरुष नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। कोई कर ही नहीं सकता है अगर घर की स्त्री दूसरी स्त्री का साथ दे। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? उसका कारण पुरुष है। वो पुरुष आज का पुरुष नहीं है, वो जो हमारी कंडीशनिंग हो गई है, वो हमारे कहते हैं कि संस्कार में वो चीजें बैठी हुई हैं। आप उसको एक दिन जो उसने कहा कि आप पिंजरा को खोल देंगे तो ढूंढेंगे कहाँ से? तो हम सोच में उतनी ही पिछड़ गई हैं। ये मुझे बोलने में बिल्कुल भी मैं स्त्री हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि हम पितृ सत्ता ने जो हमें संस्कार दिए उस संस्कार से हम बाहर निकल नहीं पा रही हैं। हम कपड़े से आधुनिक हो जाए, विचार बोलने में मंच पे आधुनिक हो जाए, लेकिन घर के भीतर हम उतने ही संस्कार में बंधी होती हैं। इसीलिए और एक बात, ये तो स्त्रियों को मुक्त होना पड़ेगा। स्त्रियों का की सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि हम अपने लड़कों को क्यों नहीं शिक्षा देते हैं कि तुम पुरुष की तरह क्यों बड़ा हम उनको करती है? तो हम माओ की गलती है ना कि बेटी को हम बेटी की तरह बड़ा करेंगे, बेटे को हम बेटे की तरह बड़ा करेंगे। ये कंडीशनिंग है। दूसरी तरफ पुरुष को हम आप ये मत समझिए कि सारी गलतियां स्त्रियों के, पुरुष इसलिए गलत है। इसमें गलती का सवाल ही नहीं, नहीं है। गलती नहीं, ये गलत तो है। ये कंडीशनिंग में हमसे हम बाहर निकल नहीं पा रही है ना। नहीं, उसके केंद्र में तो मैंने बताया कि वो जो मतलब गर्भ पे अधिकार है, निजी अधिकार है, उससे स्त्रियां शोषित ऐसा है ना, नहीं, देखिए, ये जो पुरुष चीज कितना है भी जैसे progressive पूछ रहे हो थे जाए, गलती किसकी पुरुष है, कितना भी तो progressive ये क्यों ना हो गलती जाए, नहीं लेकिन है, उसको ये खुद नहीं पता पीढ़ी होता दर है। पीढ़ी यही ढर्रा रहा है। नहीं, नहीं, इसको माता बदलना दादी पड़ेगा। और परदादी ने सहा नहीं, है, तो ये उसको बात तो है। तोड़ना पड़ेगा। ये और इसको बदलना पड़ेगा ना। लेकिन वो संस्कार दूसरी आए चीज ये है कि जो जिन्हें दूसरी ये सत्ता गाली बना लगती कैसे? है उनको ये कभी नहीं याद आता में तो ये कि चीजें जब नहीं पत्नी या बहन या माँ जाती है बाहर, पढ़ा कर आती है, पढ़ कर आती है, नौकरी करके आती है, तो घर में घुसकर फिर जुट जाती है एकदम बैलों की तरह से। तो वहाँ पर साथ क्यों नहीं देते? कौन सा और पुरुष एक- करता है? और एक बहुत बात कम की परसेंटेज है। हमारा नहीं, जो तो सब- नहीं, तो तो ये गाली नहीं वहाँ लगना पर सुनिए, चाहिए। हम लोग और का एक दोष और नहीं, एक पुरुष बात हम है करने कि नहीं हमारा देते, जो लगाते सब हैं दोष है, कई बार नहीं करने गालियों देते, वाले किसी हैं, ने वो छोड़ दी। पुरुषों के लिए कोई गालियां नहीं है। कोई भी दो पुरुष लड़ रहे हैं तो वो स्त्री को ही बोलते हैं। एक तो गाली मिली तुमको अभी प्रशांत को मना कर दिया गया, प्रश्न तो बहुत है भाई। ये भी लगेगा ना जी, एक आदमी कितना प्रश्न कर सकता है? 2 दिन है आपके पास और भी प्रश्न बनाते रहिए आप। चलिए, अगर समय हो संचालक महोदय चाहे तो अब आगे बढ़े भाई।